हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम चाहते थे कि पूरा हो जाए ये चैप्टर ब्लंट ट्रॉमा इंजरीज, लेकिन बाद में वीडियो क्या है बहुत लंबी हो जाती है ना, इसलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एब्रेजन और कंट्यूजन लेसरेशन शायद इसमें हो जाएगा, नहीं तो लेसरेशन की अलग से आ जाएगी वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, कंट्यूजन की है ना। तो कंट्यूजन जो होता है उसको ब्रूज भी बोल सकते हैं, लेकिन वैसे क्या होता है, डिफरेंस होता है ब्रूज और कंट्यूजन में ना। ब्रूज अपन इस्तेमाल करते हैं सुपरफिशियली यानी कि स्किन के लिए, जबकि कंट्यूजन हम इस्तेमाल करते हैं विसरल ऑर्गन्स के लिए यानी कि डीप ऑर्गन्स के लिए ना। तो होता क्या है कंट्यूजन या ब्रूज, सबक्यूटेनियस एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड, सब यहाँ लगा देते हैं है ना। तो सबक्यूटेनियस एक्स्ट्रा, एक मिनट, तो subcutaneous extravasation of blood due to vascular rupture without structural breach of the skin surface, है ना। सीधी सी बात है, स्किन की जो सरफेस होती है उस पर कोई आपको कट नहीं दिखना चाहिए, कोई रप्चर नहीं दिखना चाहिए, लेकिन फिर भी ब्लीडिंग होनी चाहिए। तो आपको हो गया ऐसा कैसे पॉसिबल है, जब कट ही नहीं लगेगा तो ब्लीडिंग कैसे होगी भाई। एक ब्लंट फोर्स लगाया, हम ब्लंट ट्रॉमा इंजरीज पढ़ रहे हैं ना। तो ब्लंट फोर्स जो होता है ना वो स्किन को ऊपर से कट नहीं करता, जो एपिडर्मिस लेयर होती है वो इंटैक्ट रहती है, वो कट नहीं होती है ना। हमने एब्रेजन में भी बोला था कि एपिडर्मिस इंटैक्ट है, कट नहीं हुई, बस उस पर निशान आए थे थोड़े से ना। इसी तरीके से इसमें भी क्या होगा, एपिडर्मिस इंटैक्ट रहेगी ब्लंट फोर्स लगने से, लेकिन ये जो होता है ये डर्मिस तक पहुंच जाता है ना। और डर्मिस में क्या होती है, ब्लड वेसल्स पाई जाती है, तो वो ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती है, तो इंटरनल ब्लीडिंग होती है। अब इंटरनल ब्लीडिंग होगी तो यहाँ पे रेडनेस दिखाई देगी, स्वेलिंग होगी, यहाँ पे इन्फ्लामेशन दिखाई देगा, और इन्फ्लामेशन में है क्या, अंदर ब्लड है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देंगी ना। और यहाँ पे लेग्जिटी इफेक्ट आता है। लेग्जिटी का मतलब जो लूज जो ज़्यादा टिश्यू होते हैं ना, वहाँ पर जो है क्या होगा, कंट्यूजन या ब्रूज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्लड को फैलने के लिए जगह आसानी से मिल जाएगी। तो ध्यान रखना, इन्होंने ये बोला है लूज टिश्यू एनवायरमेंट्स लाइक स्क्रोटम लाइक फेस प्रेजेंट फास्टर ब्रूजिंग देन डेंस स्ट्रक्चर लाइक पाम, है ना। सोल में भी होता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पर ये डेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पे लेस ब्रूजिंग देखने को मिलती है, जबकि जो लूज टिश्यू होते हैं वहाँ पे जो है ब्रूजिंग ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि ब्लड वगैरह आसानी से फैल जाएगा, और वहाँ पे वेस्कुलर एरियाज भी ज़्यादा होते हैं ना। जो लूज है और वेस्कुलर है लाइक स्क्रोटम और पाम, सॉरी स्क्रोटम और फेस, वहाँ पे क्या होगा, ब्रूजिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि ब्रूजिंग में हो क्या रहा है, ब्लड एक जमा हो रहा है ना, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड वेसल रप्चर हो रही है डर्मिस लेयर की। तो ब्लड इकट्ठा हो रहा है, ध्यान रखना इस प्रकार से, और ब्लड इकट्ठा होगा, ब्लड क्लॉट बन जाएगा ना। आप देखना कोई पेशेंट अगर आपके पास ऐसा आता है जिसमें ब्रूज आपको देखने को मिल रहा है, अगर उसका हम जहाँ पर ब्रूज देखा है ना वहाँ पर अगर इंसाइज लगाएंगे, मतलब कट अगर लगाएंगे ना, तो आप एक क्लॉट दिखेगा ब्लड का ना, और उस ब्लड क्लॉट को आप पानी से धोकर हटा भी नहीं सकते हैं ना, कैन नॉट बी वॉश्ड अवे, है ना। तो ध्यान रखना है, व्हेन स्किन ओवर ए ब्रूज इज इनसाइड ए कलेक्शन ऑफ क्लॉटेड ब्लड इज सीन दैट कैन नॉट बी वॉश्ड अवे। तो एक लाइन लिखी जाती है, ये ध्यान रखना है ना, जब स्किन जो ब्रूज के ऊपर है उसको हम इंसाइज करेंगे, हटाएंगे, तो वहाँ पर एक ब्लड क्लॉट देखने को मिलेगा, उसको धोकर के हटाया भी नहीं जा सकता, ध्यान रखना है। और फीमेल्स में, चिल्ड्रन में, एल्डरली पर्सन में ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्रूजिंग के, वो ये इनकी स्किन थोड़ी सॉफ्ट होती है चिल्ड्रन की, एल्डरली की, तो उसमें ज़्यादा चांसेस होंगे, जगह ज़्यादा मिल जाएगी ना ब्लड को फैलने में। फीमेल्स की भी स्किन सॉफ्ट होती है, तो इनमें ज़्यादा चांसेस होंगे ब्रूज होने के ना। और इसके अलावा ब्लीडिंग डायथेसिस जो होते हैं, इनकी हीमोफीलिया परफ्यूरा, वही जिनमें ब्लीडिंग रुकती ही नहीं है, सीधी सी बात है, जिनमें ब्लड क्लॉट ही नहीं बनता, उनमें ब्लीडिंग ज़्यादा लगातार चालू रहेगी। हीमोफीलिया के पेशेंट में ब्लीडिंग चालू रहती है, तो उनमें ज़्यादा चांसेस मिलेंगे ब्रूजिंग देखने के ना। और लेस ब्रूजिंग कहाँ पर होगी, जो डेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पर लेस ब्रूजिंग होगी, जहाँ पे गुड मसल टोन है वहाँ पे लेस ब्रूजिंग होगी, ठीक है। तो ब्रूजिंग क्या ना, डीप विद मस्कुलर प्लेन्स और विसरल वॉल्स व्हाइल सरफेस स्किन अपीयर्स नॉर्मल, है ना। तो ध्यान रखना ना, जो सरफेस की स्किन है वो अपीयर्स नॉर्मल रहेगी विसरल वॉल में, सीधी सी बात है, ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। हाँ, ऊपर रेडनेस वगैरह जरूर दिखेगी, रेडनेस स्वेलिंग, और कोई कट वगैरह नहीं दिखेगा ब्रूजिंग में। इंटरनल ब्लीडिंग होती है, अंदर से सब कुछ गड़बड़ हो रही है, अंदर से ब्लड क्लॉट होता जा रहा है धीरे धीरे ना। तो यही अपने को ध्यान रखना है इस प्रकार से। फिर अब हम बात कर रहे हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ कंट्यूजन, है ना, यानी कि सीधी सी बात है ब्रूज के टाइप की बात कर रहे हैं। तो ब्रूज के यहाँ पे इन्होंने चार ही बताएगा, 6 टाइप्स होते हैं जनरली। तो ध्यान रखना इस प्रकार से, ब्रूज के हम 6 टाइप्स पढ़ेंगे, कौन कौन से। इंट्राडर्मल ब्रूज होते हैं, फिर एक डीप ब्रूज होते हैं जिनको डिलेड ब्रूज भी अपन कहते हैं। इसके अलावा पैटर्न ब्रूज तो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्टोपिक ब्रूज होते हैं, एक आर्टिफिशियल ब्रूज भी होते हैं ना। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं इंट्राडर्मल ब्रूज की या सुपरफिशियल ब्रूज की, है ना। सीधी सी बात है, इमीडिएट लोकलाइज्ड एक्सप्रेशन एट द एक्जैक्ट इम्पैक्ट जोन। तो जो इम्पैक्ट जोन है जहाँ पर
मान लो कोई ब्लंट फोर्स हुआ है, किसी ने हैमर से प्रहार किया है, तो उसी जगह पर रेडनेस या स्वेलिंग देखने को मिल रही है। क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि उसी जगह पर अंदर की तरफ डर्मिस लेयर में उपस्थित ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई, तो उसी जगह पर रेडनेस स्वेलिंग आ गई। सीधी सी बात है, वो रेडनेस या स्वेलिंग और कहीं शिफ्ट नहीं हुई। जबकि अगर अपन अभी देखेंगे एक्टोपिक ब्रूज या माइग्रेटरी ब्रूज, उसमें चोट लगेगी यहाँ, रेडनेस दिखेगी यहाँ पे नीचे की तरफ, मतलब कहीं भी चोट लगेगी यहाँ पे, रेडनेस दिखेगी यहाँ पे ना। तो वो अपन देखेंगे उसमें क्या होता है, ब्रूज का माइग्रेशन हो जाता है, एक्टोपिक ब्रूज कहते हैं उसको। लेकिन सुपरफिशियल ब्रूज में अपन क्या बात कर रहे हैं, जहां पर चोट लगेगी वहीं पर रेडनेस, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन ये सब देखने को मिलेगा ना। और डीप या डिलेड ब्रूज में क्या होता है, चोट अभी लगी है जबकि ब्रूज देखने को मिल रहा है 4-5 घंटे के बाद या 1-2 दिन के बाद, है ना। तो ध्यान रखना है, कुछ टाइम के बाद जब ब्रूज देखने को मिले तो उसे कहेंगे डीप या फिर डिलेड ब्रूज, ध्यान ही रखना है इस प्रकार से। और पैटर्न ब्रूज में एक पैटर्न बन जाएगा, जो भी वेपन होता है उसका एक पैटर्न बन जाएगा यहाँ पे, तो उससे थोड़ा आइडिया लग जाता है कि किस वेपन से, किस ब्लंट फोर्स वेपन से मारा गया है जो है विक्टिम को, है ना। इसके अलावा फिर एक्टोपिक या माइग्रेटरी ब्रूज, ब्लड ट्रेवलिंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग एनाटोमिकल प्लेन्स ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे मारा तो अंदर, इसके अंदर की ब्लड वेसल, फोरहेड इंजरी हुई तो फोरहेड के अंदर की ब्लड वेसल रप्चर हुई, लेकिन ब्लड ग्रेविटी की वजह से नीचे आ गया। तो ध्यान रखना है, आई के नीचे ब्लड जमा हो गया इस प्रकार से ना। तो वो एक्टोपिक ब्रूज में देखने को मिलता है। तो इसका एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है पेरी ऑर्बिटल हेमेटोमा फ्रॉम एनी इंजरी टू द स्काल्प और फोरहेड। मैंने बोला ना अभी कि फोरहेड में इंजरी हुई, स्काल्प में कोई इंजरी हुई, लेकिन पेरी ऑर्बिटल मतलब ऑर्बिटल के चारों ओर ब्लड आपको देखने को मिलेगा, ब्लड क्लॉट, तो वो पेरी ऑर्बिटल हेमेटोमा है, ध्यान रखना है इस प्रकार से, ठीक है ना। फिर हम बात कर रहे हैं इस प्रकार से किसकी, स्पेसिफिक कंट्यूजन सिग्नेचर्स की, है ना। तो पैटर्न ब्रूज के टाइप होते हैं ये। तो पैटर्न ब्रूज के टाइप में अपन देखेंगे रेलवे लाइन ब्रूज या ट्रैम लाइन ब्रूज, इसके अलावा बटरफ्लाई ब्रूज, इसके अलावा एक सिक्स पेनी ब्रूज भी होता है, और होता है इस प्रकार से डोनट ब्रूज भी, है ना। जो डोनट ब्रूज होता है ना, उसमें जो आपका हथियार होता है वो स्फेरिकल होना चाहिए, स्फेरिकल सरफेस होती है उनकी। ये सब आपने जो कोचिंग वगैरह के मटेरियल उनमें लिखा होगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे नहीं लिखा। तो ट्रैम लाइन या रेलवे लाइन ब्रूज में क्या होता है इस प्रकार से कि एक ऐसा पैटर्न बन जाता है, टू पैरेलल लाइंस दिखेगी, है ना। तो बीच का जो मटेरियल होगा ना, सेंट्रल जोन, वो तो मतलब पैलर होगा, उसमें फीका फीका होगा, जबकि जो एडजेसेंट पार्ट है, जो साइड वाले पार्ट्स हैं, उनमें एक क्लियर कट आपको ब्रूजिंग देखने को मिलेगी ना। तो इससे जो भी एक नाली सी बन गई, मतलब, है ना। तो इसमें हथियार क्या हो सकता है, कोई आयरन रोड हो सकती है, कोई लाठी हो सकता है, कैन डंडा हो सकता है कोई, है ना। तो उससे अगर पेशेंट को मतलब विक्टिम को मारा जाए तो उसमें बीच वाला पार्ट एकदम फीका होगा, एडजेसेंट ब्रूजिंग होगी, तो उससे हम एक बार डायमीटर का अंदाजा लगा सकते हैं, जो भी वेपन जिससे मारा गया है ना, भाई जिससे मारा गया उसका डायमीटर लग जाएगा ना अंदाजा, उस नाली का जो जितनी मतलब गोल डायमीटर होगा उतना ही डायमीटर लगभग वेपन का होगा। तो ट्रैम लाइन या रेलवे लाइन ब्रूज में टू पैरेलल लाइंस दिखती हैं बाउंडिंग ए क्लियर सेंट्रल जोन, और सिलेंड्रिकल वेपन होगा, इसमें कोई केन, आयरन रोड, लाठी, ये सब हो सकता है ना। फिर आता है बटरफ्लाई ब्रूजेस। बटरफ्लाई ब्रूजेस में क्या होता है, स्किन पिंचिंग कर लिया ना, स्किन को मतलब पिंच कर दिया इस तरीके से। तो चाइल्ड अब्यूज, जो बैटर्ड बेबी सिंड्रोम होता है, उसमें अपन पढ़ेंगे ये आगे, जब सेक्सुअल जूरिस्प्रूडेंस वाली यूनिट पढ़ेंगे, तो बैटर्ड बेबी सिंड्रोम जो चाइल्ड अब्यूज होता है उसमें देखने को मिलेगा, स्किन पिंच करके एकदम ब्रूज बनाते, एकदम टाइट स्किन पिंच कर लिया यहाँ से, उससे ब्रूज बन गया ना। फिर यहाँ पर एक और ऐसा ही होता है सिक्स पैनी ब्रूज। सिक्स पैनी ब्रूज में क्या होता है, जो फिंगर टिप्स जो होती है ना, इससे प्रेशर जनरेट किया जाता है ना, इससे प्रेशर जनरेट करके यहाँ पे निशान बनाए जाते हैं, ब्रूज बनाया जाता है, ध्यान रखना है। फिर अपन पढ़ेंगे एक्टोपिक ब्रूज, है ना। ये जो कुलन साइन है ये एक्टोपिक ब्रूज में देखने को मिलता है। एक्टोपिक ब्रूज में मैंने क्या बोला कि चोट कहीं और लगी है और निशान कहीं और दिख रहा है ना, तो ध्यान रखना इस प्रकार से। तो इसमें क्या हुआ, इसका बेस्ट एग्जांपल है पेरी अम्बिलिकल रीजन में दिखने वाला कुलन साइन, और एक दिखता है यहाँ पे ग्रे टर्नर साइन, जो कि बाकी पूरे एब्डोमेन में, तो एब्डोमिनल ब्रूज में आता ही है। तो क्या होता है कि और कहीं चोट लगी है, लेकिन वो ब्लड ग्रेविटी की वजह से नीचे आते आते पेरी अम्बिलिकल रीजन में जमा हो गया ना, इसे हम कहते हैं कुलन साइन, है ना, ध्यान रखना इस प्रकार से। और एक यहाँ पे पेरी अम्बिलिकल रीजन के अलावा और कहीं जमा हो तो उसे कहते हैं ग्रे टर्नर साइन, है ना। तो इसी तरीके से और भी कई एग्जांपल होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, एक वो हिमेटोमा वाला, पेरी ऑर्बिटल हिमेटोमा या बाइलेटरल स्पेक्टेकल हिमेटोमा, उसमें फोरहेड में इंजरी होती है जबकि ब्लड यहाँ जमा हो जाता है ना, तो उसमें भी आप एक्टोपिक ब्रूज देख सकते हो। इसके अलावा एक बैटल साइन होता है। बैटल साइन में क्या होता है,
बैटल साइन अपन पढ़ेंगे, जब फ्रैक्चर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, कान के इस साइड आपको ब्रूज देखने को मिलेगा ना, जबकि फ्रैक्चर हुआ होता है मिडिल क्रैनियल फोसा में ना। तो दिक्कत मिडिल क्रैनियल फोसा में भी, जबकि ब्रूज यहाँ देखने को मिलेगा, तो वो भी एक्टोपिक ब्रूज का एग्जाम्पल है। इसके अलावा कुछ आर्टिफिशियल ब्रूज भी होते हैं ना। आर्टिफिशियल ब्रूज में क्या होता है, मतलब एक्चुअल में कोई चोट नहीं लगी पेशेंट को या विक्टिम को, जो उसने जानबूझकर चोट बनाई है, मिलिंग क्या कहते हैं उसको, मेलिंगरिंग करने के लिए ना, रोग जानबूझ के कि मेरे को तो बीमारी हुई है ना। तो ध्यान रखना इस प्रकार से। आर्टिफिशियल ब्रूज कैसे बनाए जाते हैं, जो इरिटेंट प्लांट्स होते हैं। इरिटेंट क्या होते हैं वो अपन टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ेंगे। इरिटेंट प्लांट्स जो होते हैं लाइक कैलोट्रोपिस है, आर्जियोमिन जूसेस है, इनके जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं ना, इनसे जो निकलता है सामान, उससे बनाए जा सकते हैं आर्टिफिशियल ब्रूज। वो अपन डिटेल में देख सकते हैं इरिटेंट्स वाले चैप्टर में ना। तो मेलिंगरिंग करने के लिए बनाता है पेशेंट। एक बार डिफरेंस देख लेते हैं ट्रू ब्रूज वर्सेस आर्टिफिशियल ब्रूज में ना। ट्रू ब्रूज का कोज क्या होगा, ब्लंट ट्रोमा होगा, ब्लंट ट्रोमा लगेगा उससे ट्रू ब्रूज बनेगा। जबकि आर्टिफिशियल ब्रूज किससे बनता है, कोई केमिकल या प्लांट एक्सट्रैक्ट से ना, इरिटेंट प्लांट जो होते हैं उनके एक्सट्रैक्ट से बनता है। कलर कैसा होगा इसमें, इसमें एंजाइमेटिक कैस्केड चेंज चलती है, ध्यान रखना है, उससे कलर प्रोग्रेशन आता है। मतलब कलर जो चेंज होता है ना, वो भी अपन देखेंगे। एंजाइमेटिक कैस्केड कौन सी चेन है, पहले हीमोग्लोबिन, फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, फिर हीमोसिडेरिन, इसी तरीके से वो बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, वो एंजाइम कैस्केड चेंज चलेगी, उससे कलर चेंज होता चलेगा। पहले रेड था, फिर ब्लू हो गया, फिर ब्लैक, फिर ग्रीन, फिर येलो। तो कलर चेंज होता रहेगा एंजाइम्स के थ्रू है ना। जबकि इसमें एक फिक्स्ड डार्क कलर आता है, इसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा ना। इसमें बॉर्डर्स कैसे होते हैं, इरेगुलर मार्जिन्स, ध्यान रखना इस प्रकार से। एब्रेजन और कंट्रूजन दोनों की इरेगुलर मार्जिन्स होती है, लेसेशन की भी इरेगुलर होती है मार्जिन है ना। जबकि इंसिजन अपन पढ़ेंगे शार्प ट्रॉमा इंजरी में, उसकी रेगुलर होती है मार्जिन है ना। तो शार्प क्लियरली रेगुलर बाउंड्स इसमें रहते हैं, ध्यान रखना रेगुलर रहेगा इसमें। ब्लिस्टर्स इसमें ध्यान रखना एब्सेंट होंगे, जबकि इसमें प्रेजेंट्स होते हैं। और ब्लिस्टर्स में क्या होगा, कंटेंट देखें तो इन्फ्लामेटरी फ्लूइड होगा इसमें, जबकि इसमें क्या होता है, ब्लड होता है। इसके अलावा इसके सिम्टम्स डीप लोकलाइज डल पेन, पेन वगैरह नहीं होता इसमें होता है ब्रूज में, इसमें नहीं होता आर्टिफिशियल ब्रूज में पेन है ना। केमिकल टेस्ट में पॉजिटिव फॉर ब्लड मार्कर्स, इसमें ब्लड होगा तो ब्लड मार्कर्स पॉजिटिव आएगा, इसमें नेगेटिव हो जाएगा ये। और कन्फाइंड टू ट्रोमा प्लान अपन बात कैन स्प्रेड बाय हैंड टचिंग फ्लूइड है ना। तो ध्यान रखना है। और ये देखने को कहाँ मिलेगा, ये देखने को वहाँ मिलता है भाई, सीधी सी बात है। आर्टिफिशियल ब्रूज आप अपने हाथ से बना रहे हो ना, तो अपने हाथ से आप वहीं पर बना पाओगे जहाँ पर आप अपने हाथों को ले जा सको। ऐसे कहीं भी जगह हाथों को जहाँ नहीं ले जा पाया जा रहा, वहाँ पर बनाना मुश्किल होता है ना। तो ये आर्टिफिशियल ब्रूज वहाँ देखने को मिलेंगे जहाँ पे एक्सेसिबल पार्ट्स होगा बॉडी का ना, यानी पहुंच योग्य पार्ट, एक्सेसिबल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जहाँ पे हाथ आपके पहुंच रहे हैं वहीं पर आर्टिफिशियल ब्रूज देखने को मिलेगा। ट्रू ब्रूज तो कहीं भी देखने को मिल सकता है, तो साइट का डिफरेंस भी इनमें आ सकता है ना। अब हम बात कर रहे हैं इस प्रकार से किसकी, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एजिंग ऑफ ब्रूज के ना। तो ब्रूज जो होता है उसकी एजिंग डिसाइड करने के अपने पास में 4 तरीके होते हैं, मतलब और भी कई होते हैं, अपन जनरली 4 तरीकों की बात करते हैं। एक तो होता है हिस्टोलॉजी, एक होता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, एक होता है यहाँ पे आपका पर्ल स्टेन रिएक्शन है, और एक हम बात करेंगे कलर ऑफ ब्रूज के ना। तो कलर ऑफ ब्रूज किस तरीके से चेंज होता है उसकी अभी बात कर रहे हैं। तो हमने ही बोला था एंजाइम कलर डी के ब्रूज आता है यहाँ पे। तो ध्यान रखना सबसे पहले होता है रेड कलर है ना। रेड कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जमा हुआ है। तो हीमोग्लोबिन में क्या है अंदर, ऑक्सीमोग्लोबिन, तो ऑक्सीमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर आ रहा है। तो ये स्टार्टिंग में आता है। फिर उसके 1 से 3 दिनों के अंदर क्या हो जाता है, ब्लू कलर हो जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का रिड्यूस हो जाता है, वो डीऑक्सीजनेशन हो जाता है, रिडक्शन की वजह से डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है वो ना। फिर आता है कलर ब्लूइश और फिर ग्रीनिश है ना। तो ब्लूइश और ग्रीनिश, ब्लूइश आता है किसकी वजह से, हीमोसिडेरिन एक कॉम्प्लेक्स होता है उसकी वजह से ब्लूइश आता है। और ग्रीनिश आता है फिर बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन का ही दूसरा नाम है हीमेटोइडिन, उसकी वजह से यहाँ पे ग्रीनिश आता है ना। और फिर येलो इस किसकी वजह से आता है, बिलीरुबिन की वजह से, और वापस से नॉर्मल हो जाता है विद इन 2 वीक्स में लगभग है ना। और कलर ट्रांजिशन सिस्टेमिकली एडवांस फ्रॉम द पेरीफेरी टुवर्ड्स द इनर सेंटर है ना। ये लाइन ध्यान रखनी है, कलर चेंज कैसे होता है, पेरीफेरी से सेंटर की तरफ होता है इस प्रकार से ना। तो पेरीफेरी से सेंटर की तरफ ये वाला ब्रूज है, तो इसके पेरीफेरी से सेंटर की तरफ आएगा वो। तो कलर चेंज जो होता है ब्रूज में वो पेरीफेरी से सेंटर की तरफ होता है, ध्यान ही रखना है। अब हम बात कर रहे हैं इस प्रकार से लिवर मोटिस वर्सेस कंटूजन की। तो लिवर मोटिस जो है वो हम थैनेटोलॉजी का इंपॉर्टेंट चैप्टर जब पढ़ेंगे, अर्ली पोस्टमार्टम चेंजेस, जिसमें बात करेंगे राइगर मोटिस, एल्गर मोटिस, लिवर मोटिस की, तो वहाँ पर डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी एक जनरल बात कर लेते हैं। लिवर मोटिस को हाइपोस्टेसिस भी कहते हैं, और ट्रू ब्रूज तो कंटूजन होता ही है, ध्यान रखना है। लिवर मोटिस का सीधा सा मतलब है मरने के बाद ब्लड का जम जाना ग्रेविटी की वजह से है ना। तो ग्रेविटी की वजह से ब्लड का नीचे बैठ जाना, तो उसकी वजह से ब्लू ब्लू दिखेगा, और ब्रूज में ब्लू दिखता है, रेडिश दिखता है इस प्रकार से। तो हम इनमें डिफरेंस कैसे पैदा करेंगे ना, तो ध्यान रखना है इनमें डिफरेंस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले तो होती है आपकी साइट, सीधी सी बात है, लिवर मोटिस ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठ रहा है ब्लड, तो जिधर
मतलब पेशेंट अगर सीधा, मतलब वो लेट कर सीधा उसकी डेथ हुई है, सीधे सीधे बैठा था वो, तो वहाँ पर ब्लड जम जाएगा। अगर खड़े खड़े वो उसकी डेथ हुई है, मतलब जैसे हैंगिंग का कोई केस है, तो उसके पैरों में आपको ग्लव एंड स्टॉकिंग डिस्ट्रीब्यूशन आती है, ओपन पढ़ेंगे बाद में। तो लिवर मोटिस एंड ट्रू ब्रूज में डिफरेंस होता है ये। तो यहाँ पे पोस्टमॉर्टम वेस्कुलर सेटिंग एंटीमोर्टम है, यहाँ पे ब्लड फ्लोज फ्रीली आउट ऑफ वेसल्स है ना। जबकि यहाँ पर हमने क्या बोला था, यहाँ पे क्या हो रहा था, एक्स्ट्रा वेसेशन हो रहा था, यानी कि ब्लड जो है वो ब्लड वेसल से बाहर तो आ रहा था, लेकिन स्किन के बाहर नहीं आ पा रहा था, क्योंकि स्किन इंटैक्ट थी उसके ना। और वॉशिंग प्रोफाइल क्या होती है, लिवर मोटिस को वॉश किया जा सकता है, लेकिन हमने भी बोला था ट्रू ब्रूज को वॉश नहीं कर सकते आप वाटर से, है ना। और कलर चेंज कैसा होगा, इसमें यूनिफॉर्म पर्पल होता है, इसमें प्रोग्रेसिवली भाई ट्रू ब्रूज, इसमें तो हीलिंग होगी ना, ब्रूज की तो हीलिंग होगी, लिवर मोटिस की हीलिंग थोड़ी ना होगी। पर्सन की डेथ ही होगी तो उसकी कैसे हीलिंग होगी ना। तो ध्यान रखना इस प्रकार से ब्रूज की हीलिंग होती है तो उसमें कंटिन्यूसली जो है कलर चेंज होता रहता है, जबकि इसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा ना। तो ये हमने बात की ब्रूज की। अब हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लेसरेशन। तो लेसरेशन के फीचर्स की बात करेंगे सबसे पहले। लेसरेशन का मतलब क्या होता है, लेसरेशन का मतलब है टीयर, यानी कि फटना, फट गई स्किन, फट गई। अभी तक हमने जो देखे थे एब्रेजन कंट्यूजन, उसमें स्किन इंटैक्ट थी, फटी नहीं थी, लेकिन अब की बार स्किन फट गई है। तो अभी तक जो हमने देखे थे एब्रेजन और कंट्यूजन वो 2 डायमेंशनल कंडीशंस थी, जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेड थी, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं लेसरेशन और फिर आगे इंसिजन देखेंगे, वो 3 डायमेंशनल कंडीशन होती है, लेंथ ब्रेड्स के साथ साथ डेप्थ भी उनमें देखी जाती है। तो टीयरिंग, राइपिंग और स्प्लिटिंग ऑफ स्किन होता है अंडरलाइंग टिश्यू मैट्रिक्स व्हेन फोर्स्ड एक्सपेक्टिंग इनहेरेंस इलास्टिसिटी लिमिट। सीधी सी बात है, स्किन की एक इलास्टिसिटी होती है कि वो चीज़ों को रोक सके, लेकिन जब उस इलास्टिसिटी लिमिट से बाहर चली जाए तो स्किन फट जाएगी और अंदर तक चीज़ें देखने को मिलेगी अपने को ना। इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, टीआईसी इसका मेन निमोनिक है, टिश्यू ब्रिज देखने को मिलेगा, इरेगुलर बॉर्डर्स होंगे। सीधी सी बात है, आप कोई चाकू से लेकर काट तो रहे नहीं हो कि जो रेगुलर बॉर्डर देखने को मिल जाए, वो तो इंसिजन में देखने को मिलेंगे जब चाकू से काटा जाएगा उसको कोई चीज़ को। तो रेगुलर मार्जिन देखने को मिलेंगे, जबकि यहाँ पे इरेगुलर मार्जिन होते हैं। यहाँ पे हम ब्लंट फोर्स मार रहे हैं, मैंने बोला था ब्लंट फोर्स का मतलब ही क्या होता है, कोई भारी भरकम हथियार से आप मार रहे हो स्किन के ऊपर, तो जो है क्रस्ट हो जाएगा फ्लोर, जो भी स्किन के अंदर के जो भी सामान है वो क्रस्ट हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स है वो क्रस्ट हो सकती है, नर्व क्रस्ट हो जाएंगी, हेयर बल्ब्स क्रस्ट हो जाएंगे, तो ब्लीडिंग भी होगी इसमें, लेकिन लेस ब्लीडिंग होगी, है ना। ध्यान रखना, ब्लीडिंग आएगी बाहर स्किन के बाहर, लेकिन लेस होगी। इंसिजन में तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो एक टिश्यू ब्रीज यहाँ पर आया है। टिश्यू ब्रीज क्या होता है ना भाई, हमने अभी बोला कि जब कोई ब्लंट फोर्स यहाँ पे टकराएगा तो आपके जो नर्व वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो आपकी क्रस्ट हो जाएंगी, जिससे ब्लीडिंग होगी ना। लेकिन कुछ मोटी नर्व वेसल्स होती हैं फ्लोर पे, स्किन के नीचे जो भी हम जा रहे हैं वहाँ पे कुछ मोटी नर्व वेसल्स होती हैं जो कि क्रस्ट नहीं हो पाती, इतना ज़्यादा फोर्स नहीं था कि उनको क्रस्ट करते हैं। तो वो कैसी रहेंगी, इंटैक्ट रहेंगी ना। तो वो आपको इंटैक्ट देखने को मिलेगी, अखंडित देखने को मिलेगी। इंटैक्ट मतलब उनमें कोई रप्चर नहीं हुआ होगा, जो वाउंड के एक सिरे से दूसरे सिरे तक वो इंटैक्ट देखने को मिलेगी। तो एक तरीके से वाउंड के एक सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ने का काम कर रही है वो, तो वो ब्रिज का काम कर रही है, उन्हें हम कह रहे हैं टिश्यू ब्रिज है। तो टिश्यू ब्रिज में आप देख सकते हो क्या क्या है, इंटैक्ट वेसल्स है, नर्व्स है, टिश्यू कोड्स है, क्रॉसिंग है, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो क्रॉसिंग दी वाउंड फ्लोर, सीधी सी बात है, वाउंड के एक सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ रही है इंटैक्ट वेसल्स और नर्व, जो क्रस्ट नहीं हुई थी, मोटी थी वो, इस प्रकार से ना। तो ये टिश्यू ब्रिज और इरेगुलर बॉर्डर्स, क्रस्ट फ्लोर्स, टीआईसी इसका इंपॉर्टेंट निमोनिक है लेसरेशन की चीज़ों को याद करने का ना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ नहीं देखने को मिलेगी, इंसिजन और लेसरेशन में डिफरेंस पड़ेंगे अपन, वहाँ टिश्यू ब्रिज नहीं होगा भाई। इंसिजन में आप काट रहे हो ना, तो कितनी ही मोटी नर्व वेसल्स हो वो आप काट दोगे उसको ना, तो टिश्यू ब्रिज नहीं मिलेगा वहाँ पर। रेगुलर मार्जिन मिलेंगे, इरेगुलर का जब काट ही रहे हो तो एकदम रेगुलर काटोगे ना आप, तो ध्यान रखना क्रस्ट फ्लोर, क्रस्ट होगा ही नहीं वहाँ, कोई ऐसे थोड़ा मार रहे हैं, तो कट कर रहे हैं तो कोई क्रस्ट फ्लोर नहीं मिलेगा। तो टीआईसी केवल लेसरेशन का करेक्टरिस्टिक फीचर है, ध्यान रखना है। इंसिजन में देखने को नहीं मिलता, तो लेसरेशन इंसिजन के डिफरेंस में काम आएगी ये चीज़, है ना। फिर क्रशिंग लीड्स टू रैपिड वेसल थ्रोम्बोसिस मिनिमाइजिंग ब्लीडिंग, ध्यान रखना है ना। थ्रोम्बोसिस इसमें ज़्यादा होती है क्रशिंग की वजह से, क्योंकि ब्लड वेसल चिपक गई तो ब्लीडिंग कम होगी उसमें ना, जबकि उसमें तो कट हो गई ब्लड वेसल तो उसमें मोर ब्लीडिंग होती है ना। जबकि इसका एक एक्सेप्शन आता है स्काल्प लेसरेशन है। हमने अभी बोला कि लेसरेशन में ब्लीडिंग कम होती है इंसिजन के कंपेरिजन में, लेकिन जो स्काल्प लेसरेशन होता है उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि हाईली वेस्कुलर होता है वो, जितनी ज़्यादा वेस्कुलर उतनी ज़्यादा ब्लड वेसल, तो ब्लीडिंग उतनी ज़्यादा होगी ना। तो लेसरेशन में ब्लीडिंग
ब्लीडिंग कम क्यों होती है इंसिजन की तुलना में, क्योंकि लेसरेशन में आप ब्लंट फोर्स मार रहे हो तो ब्लड वेसल्स जो है पिचक जा रही है एकदम, है ना, तो ब्लीडिंग कम होगी उसमें। जबकि इंसिजन में तो आप काट रहे हो ब्लड वेसल को ना, ऊपर से लेसरेशन में कुछ ब्लड वेसल्स कट भी नहीं रही, टिश्यू ब्रिज का काम कर रही है, तो ब्लीडिंग कम होगी। जबकि वहाँ पर तो सारी ब्लड वेसल्स कट जा रही है, इसलिए ब्लीडिंग ज़्यादा होती है वहाँ पे, है ना। तो ध्यान रखना है, क्रशिंग होती है यहाँ पे और थ्रोम्बोसिस हो जाती है, क्रशिंग की वजह से कम होती है ब्लीडिंग, लेकिन एक्सेप्शन है स्काल्प लेसरेशन, उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं स्प्लिट लेसरेशन वर्सेस क्लीन इंसाइज्ड वाउंड की, है ना। तो लेसरेशन के कई टाइप होते हैं, जो टाइप हम पढ़ेंगे उसमें आएगा स्प्लिट लेसरेशन, स्ट्रेच लेसरेशन, एवल्शन लेसरेशन, टियर लेसरेशन, कट लेसरेशन, है ना। तो पहले बार बात करते हैं स्ट्रेच लेसरेशन की, फिर बात करेंगे स्प्लिट लेसरेशन की। स्ट्रेच लेसरेशन इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, स्ट्रेचिंग यानी कि खींचा जाएगा, अपन बात करें ना, खींचने से कुछ होगा ना, तो ओवर स्ट्रेचिंग फोर्स कुछ ज़्यादा ही खींच दिया आपने स्किन को, किसी बोनी प्रोमिनेंस को, जिससे कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया। कंपाउंड फ्रैक्चर क्या होता है ओरिजिनल इंजरी में देखेंगे, सीधी सी बात है, स्ट्रेच लेसरेशन का मतलब ओवर स्ट्रेचिंग कर दी, खींच दिया आपने, उसकी वजह से वाउंड हो गया। यहाँ पे ना स्किन को ही खींच दिया मान ले पकड़ करके, तो वाउंड हो गया उसकी वजह से ना, कम होगी ब्लीडिंग इसमें भी इंसिजन की तुलना में ना। फिर आता है एवल्शन लेसरेशन। एवल्शन लेसरेशन का मतलब है ग्राइंडिंग, काट दिया आपने ना, और शेयरिंग फोर्स था, काटने वाला बल था, लेकिन एग्जैक्टली इंसिजन की तरह नहीं था। इंसिजन में तो एकदम ही कट जाता है ना, इसमें भी कोई मतलब जैसे हैमर ही आया, हैमर ने एकदम शेयरिंग टाइप हमला किया, जिसकी वजह से कट गया वो ना। तो ये आता है एवल्शन लेसरेशन में। एवल्शन लेसरेशन का इंपॉर्टेंट एग्जांपल डीग्लविंग इंजरीज और स्कैल्पिंग इंजरीज है, इसमें ब्लीडिंग ज़्यादा देखने को मिलती है ना। डीग्लविंग इंजरी का मतलब ऐसे होता है जैसे हम दस्ताने उतारते हैं, ग्लव्स उतारते हैं, उसी तरीके से स्किन उतर जाती है ना, तो बहुत ही खतरनाक होता है एवल्शन लेसरेशन। फिर टीयर लेसरेशन, टीयर का मतलब ही क्या होता है, फटना, तो शार्प प्रोट्रूजन स्ट्राइकिंग और कैचिंग ऑन टू सरफेस टू ड्राइव देम वाइड ओपन, है ना। तो सीधी सी बात है, जो भी हार्ड प्रोट्रूजिंग ऑब्जेक्ट होता है, जो कठोर नुकीली चीज़ है, उसने टीयर कर दिया, स्किन को फाड़ दिया उसने ना, तो टीयर लेसरेशन हो जाएगा। फिर कट लेसरेशन आता है, कट कर दिया उसको, हैवी इंस्ट्रूमेंट था विद ब्लंट सेमी शार्प एज, है ना, एकदम प्योर शार्प हो जाएगा, तो वो तो हम चॉप वाउंड में पढ़ेंगे। सेमी शार्प होता है जिससे कट लग गया, यहाँ पे कट लेसरेशन है। उसके बाद डायमेंशनल स्ट्रक्चरल मैपिंग और फिर एमसीक्यूज, है ना। एमसीक्यूज तो अगले लेक्चर में देखेंगे। तो पहले बात करते हैं स्प्लिट लेसरेशन की। ध्यान रखना है, स्प्लिट लेसरेशन का एक और इम्पोर्टेंट नाम होता है इंसाइज्ड लुकिंग लेसरेटेड वाउंड कहते हैं इसको, जबकि हम इंसिजन में पढ़ेंगे लेसरेटेड लुकिंग इंसाइज्ड वाउंड, है ना। तो ध्यान रखना है, स्प्लिट लेसरेशन जो होता है ना, वो देखने से इंसिजन की तरह लगता है, जबकि एक्चुअल में इंसिजन नहीं होता ये, इसीलिए इसको बोला है इंसाइज्ड लुकिंग लेसरेटेड वाउंड। देखने में इंसिजन की तरह लग रहा है ये लेसरेशन है। तो ध्यान रखना इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, मैकेनिज्म इसकी ये होती है कि स्किन है वो दो किसी नुकीली भारी चीज़ों के, नुकीली तो मतलब भारी चीज़ों के बीच में क्रश हो गई है ना, तो एक तरीके से रेगुलर मार्जिन देखने को मिलेंगे अपने को दूर से, लेकिन जब हम उसको लेंस से देखेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो पता चलेगा तो इरेगुलर मार्जिन है, और फ्लोर जो है क्रस्ड हो गया है। अपने को दूर से लगेगा कि फ्लोर कट गया है, कटा नहीं है, वो क्रस्ड हो गया है वो ना। तो ध्यान रखना ये डिफरेंस आता है, इसमें इरेगुलर मार्जिन होते हैं जबकि इंसिजन के रेगुलर होते हैं। इसमें क्रस्ट फ्लोर होता है, इसमें वो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन दूर से देखने पर ये इंसिजन के जैसा लगता है, तो इसलिए इसे इंसाइज लुकिंग लेसरेटेड वाउंड भी कहा जाता है। और अपन वो पढ़ेंगे बाद में इंसिजन में अगले लेक्चर में कि वहाँ पर भी लेसरेटेड लुकिंग इंसाइज्ड वाउंड होता है, वो लेसरेशन के जैसा देखने को मिलता है ना। फिर अब हम बात कर रहे हैं, ये तो हो ही गया, और अब बात करेंगे इस प्रकार से, अरे आगे क्यों नहीं जा रहा, ठीक है। तो डायमेंशनल एंड स्ट्रक्चरल मैपिंग की, तो डायमेंशन यही अभी हमने बोला, एब्रेजन कंटूजन टू डायमेंशनल होते हैं, इसमें केवल एक ही लेयर इन्वॉल्व होगी, या तो एपिडर्मिस या डर्मिस है। एब्रेजन में एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है, कंटूजन में डर्मिस इन्वॉल्व होती है, जबकि लेसरेशन और इंसिजन 3 डायमेंशनल होते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ तीनों चीज़ें बताई जाएंगी इसमें, ध्यान ही रखना है इस प्रकार से। अब एमसीक्यूज हैं जो अगले लेक्चर में हम देखेंगे, ध्यान ही रखना है इस प्रकार से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो, और एक का तो आई गया है, ओके।